ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और शुरुआत करते हैं उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। अहमदाबाद विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। उड़ान भरने के साथ ही फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद होने से दोनों इंजन ठप हो गए थे और किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही फाइनल रिपोर्ट का अब इंतजार है, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट में ही पता चलेगा कि क्या विमान हादसे की असल में वजह रही। दूसरी बड़ी खबर जो है राधिका हत्याकांड को लेकर है। आरोपी पिता को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेजा है। पुलिस की पूछताछ में बार बार वो बयान बदल रहा है। हत्याकांड में दुबई कनेक्शन भी सामने आया है, आपको विस्तार से बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर मौलाना छांगुर के धर्मांतरण गैंग से जुड़ी हुई है। अलग अलग कोडवर्ड के जरिए ये पूरा नेक्सस चलता था। सीएम योगी ने कहा है कि विदेशी फंडिंग की मदद से धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। रैकेट की पूरी जानकारी आपको देंगे। और चौथी बड़ी खबर है पहाड़ों से जुड़ी हुई। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का क्रोध जारी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। विस्तार से सभी खबरें आपको बताएंगे। और अब बात करते हैं गुरुग्राम के राधिका मर्डर केस की। टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या के आरोपी पिता दीपक यादव को आज कोर्ट में पेश किया गया। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है और पुलिस के मुताबिक दीपक यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये बात और है कि पुलिस अभी भी नहीं बता पा रही है कि आरोपी पिता ने अपनी बेटी की हत्या क्यों की। वहीं सूत्रों का कहना है कि पुलिस की पूछताछ में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां भी निकलकर सामने आई है। वही पेशी से पहले ही पुलिस की पूछताछ में आरोपी दीपक यादव ने बड़ा खुलासा किया। उसने पुलिस को बताया कि लोग उसे बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे, इससे वो परेशान था और पिछले 15 दिनों से सोया नहीं था। हालांकि इस खुलासे पर एबीपी न्यूज ने दीपक यादव के छोटे भाई कुलदीप से बात की तो उन्होंने दीपक के परेशान रहने वाली बात को खारिज कर दिया। ऐसा तो मेरे को नहीं लग रहा है, इतना डिस्टर्ब तो नहीं थे, लेकिन मेरी बातचीत कई दिन हो गए थे। मैं तो खेत में रहता हूँ, इधर उधर, तो बाहर का काम है, उनका अपना अलग काम है। राधिका यादव के कोच रह चुके अंकित पटेल ने बताया उन्होंने कोविड के वक्त राधिका को ट्रेनिंग दी। तब दीपक यादव खुद राधिका को ट्रेनिंग दिलाने के लिए उनके पास लाते थे और पूरा वक्त वहीं रहते थे। पिता और बेटी के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। आपस में बात करते थे, मस्ती करते थे, जैसे कि एक फ्रेंड की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं। इस बीच द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने राधिका यादव मर्डर केस की निंदा की है। साथ ही आरोपी पिता दीपक यादव को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। राधिका की हत्या के आरोपी दीपक यादव के डिस्टर्ब होने वाली थ्योरी किसी को हजम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी सवाल वही है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके चलते एक पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। शुरुआत में कहा गया कि राधिका यादव का रील बनाने का शौक हत्या की वजह बना, तो अब एक म्यूजिक वीडियो वाली थ्योरी भी चर्चा में है। चर्चा के केंद्र में आया म्यूजिक वीडियो पिछले साल जून का है, जिसमें राधिका के साथ साथी कलाकार के रूप में इनाम उल हक नजर आए, जो एक्टर के साथ गायक भी हैं। लेकिन हत्या के बाद दोनों का म्यूजिक वीडियो वायरल हुआ तो राधिका और इनाम उल हक के अफेयर वाली थ्योरी की चर्चा तेज हो गई। कुछ लोगों ने तो हत्याकांड के पीछे धर्म वाला एंगल भी ढूंढ निकाला। हालांकि चर्चा तेज हुई तो इनाम उल हक ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा। वहीं एबीपी न्यूज से बातचीत में राधिका के साथ अफेयर की चर्चाओं को उन्होंने खारिज कर दिया। मेरा जो कनेक्शन है राधिका से सिर्फ एक प्रोफेशनल जैसा, हमेशा मैं एक्टिंग एज एन एक्टर, एज अ सिंगर काम करता आया हूँ। इनाम उल हक ने एबीपी न्यूज को बताया कि उनकी राधिका के माता पिता से कभी कोई बात नहीं हुई। इसके साथ ही इनाम उल हक ने हर तरह से पुलिस जांच में मदद करने का भरोसा दिया है। राधिका मर्डर केस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बड़ा खुलासा हुआ है। पिता दीपक ने 5 राउंड फायर राधिका पर किया था। पुलिस को पिस्टल से 5 गोलियां जो हैं वो खाली कारतूस मिले हैं। 5 में से 4 गोली राधिका को लगी थी और 1 गोली रसोई घर के निचले हिस्से से बरामद हुई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट सामने आया है। जिस तरीके से फॉरेंसिक जांच भी चल रही है और इस जांच के बीच से बड़ी खबर यह है कि दीपक ने राधिका पर 5 गोलियां चलाई थी, जिनमें से 4 गोली राधिका को लगी थी। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र से पुलिस पर हमले का वीडियो सामने आया है। 2 पक्षों में झगड़ा छुड़ाने पहुंची पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला बोल दिया और 2 सिपाहियों को जख्मी कर दिया। 1, 2, 3 ऐसे ही दबंगों ने पुलिस वालों पर लाठियां बरसाई। सिपाही सभी हमलों को हाथ से रोकता रहा। जब तक दूसरा पुलिस वाला पास पहुंचता, लठबाज पीछे हट गए और ये पुलिस वाले को पीटते हुए ननवा पक्ष के लोग। मारपीट का ये वीडियो मेरठ के कलागांव का है। 2 पक्षों में झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी।
जब पुलिस वालों ने शाहिद अमी और ननवा पक्ष को समझाने की कोशिश की तो ननवा पक्ष के लोग पुलिस वालों पर भड़क गए और उनसे न सिर्फ मोबाइल छीनने लगे बल्कि पुलिस वालों पर लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों सिपाही जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। अब बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। बारिश की वजह से ट्रैक धंस गया था, जिसे देखते ही ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। बाद में रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक को ठीक किया। ट्रेन जैसे ही चौबेपुर के पास पहुंची, ड्राइवर को अचानक झटका लगा और गाड़ी में तेज हलचल महसूस हुई। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। कई दिनों की बारिश की वजह से ट्रैक पूरी तरह से धंस गया था। भिवानी से प्रयागराज जा रही कालिंदी एक्सप्रेस करीब 45 मिनट तक मरियानी गांव के पास रुकी रही। इस दौरान ट्रेन के यात्री परेशान नजर आए। बाद में रेलवे की इंजीनियरिंग टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक की मरम्मत कर ट्रेन को आगे रवाना किया। और अब बात करते हैं अहमदाबाद प्लेन हादसे की। अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने के बाद वो जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। 15 पन्ने की शुरुआती जांच रिपोर्ट में हादसे की वजह का पता चला है। इस रिपोर्ट में उन सभी सवालों के जवाब हैं जिसे आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हादसा आखिर क्यों हुआ और रिपोर्ट क्या कहती है। जांच रिपोर्ट में इसकी पहली वजह दोनों इंजन का बंद होना बताया गया है। दोनों इंजन क्यों बंद हो गए, इसका जवाब भी रिपोर्ट में है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 जून को उड़ान भरते ही हवा में फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद हो गया था। एयर इंडिया के प्लेन का फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद होते ही ईंधन की सप्लाई रुकने से दोनों इंजन अचानक एक के बाद एक रन से कट ऑफ की स्थिति में चले गए और 32 सेकंड के अंदर ही विमान क्रैश हो गया। क्रैश जांच रिपोर्ट में बताया गया कि बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच सिर्फ 1 सेकंड के अंतर पर बंद हो गए थे और इसके कारण दोनों इंजन को तेल मिलना बंद हो गया और लंदन के लिए उड़ान भरने वाला प्लेन मेडिकल कॉलेज की कैंटीन के ऊपर जा गिरा। AAIB की रिपोर्ट में बताया गया है कि जैसे ही दोनों इंजन बंद हुए, बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 विमान के कॉकपिट में हलचल बढ़ गई। दोनों पायलट घबरा गए। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड में दोनों पायलट की बातचीत का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक पायलट ने दूसरे से पूछा, स्विच क्यों बंद किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब में कहा, मैंने नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट सुमित सबरवाल अपने को पायलट क्लाइव कुंदर से यह सवाल पूछा था उन्होंने। ऐसे में सवाल है कि जब दोनों पायलट ने स्विच बंद नहीं किया तो फिर एयर इंडिया के विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच आखिर कैसे बंद हो गए, ये किसकी गलती थी? इस सवाल का जवाब शुरुआती जांच रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन ये बताया गया कि स्विच बंद होने से क्या क्या हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक स्विच बंद होते ही दोनों इंजन में रिलाइट की प्रक्रिया शुरू हुई। पहला इंजन कुछ हद तक रिकवर करने लगा, लेकिन दूसरा इंजन पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। इस दौरान APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी ऑटो स्टार्ट मोड में सक्रिय हुआ, लेकिन वो भी विमान को स्थिर नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर आपात स्थिति में विमान को जरूरी पावर देने के लिए रैम एयर टरबाइन यानी रैट बाहर आ गया। रैम एयर टरबाइन एक छोटा प्रोपेलर जैसा उपकरण होता है जो दोनों इंजन के बंद होने पर या पावर सप्लाई बंद होने या फिर हाइड्रोलिक फेल होने पर एक्टिव हो जाता है और विमान को ऊंचाई पर बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन एयर इंडिया के विमान को रैट से भी कोई खास मदद नहीं मिली और विमान क्रैश हो गया। AAIB की जांच रिपोर्ट में उड़ान भरने से पहले और क्रैश होने के बाद तक की जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री को पार करने से पहले ही ऊंचाई खोने लगा था। जांच में इस बात के कहीं कोई संकेत नहीं मिले कि विमान के रास्ते में कोई पक्षी था। इससे यह साफ हो गया है कि बर्ड हिट की वजह से यह हादसा नहीं हुआ। मेरी समझ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे के कारण दोनों इंजन चले गए और क्रू ने कोशिश किया उसको रिलाइट करने के लिए, क्योंकि जो मेडे कॉल दी गई है वो इस चीज को दर्शाती है कि बहुत ही सीरियस कुछ कॉकपिट में हुआ था। इसी सवाल के जवाब के लिए AAIB ने दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करा ली थी और मलबा भी सुरक्षित रखा था ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। शुरुआती रिपोर्ट में यह कहा गया कि अभी की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसके आधार पर बोइंग 7878 विमान या उसके इंजन बनाने वाली कंपनी को कोई चेतावनी जारी करनी पड़े। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एयर इंडिया ने कहा AAIB और अन्य एजेंसियों के साथ जांच में सहयोग जारी रखेगी। वहीं शुरुआती रिपोर्ट पर सियासत भी शुरू हो गई है। ईंधन को जहां से थ्रस्ट मिलता है वो स्विच ऑफ था। अब कहां से वो पायलट बेचारे जो जाने चली गई हैं कहां से आके कहेंगे? बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। ये अभी शुरुआती रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट आएगी तब पूरा पता लगेगा।
अहमदाबाद प्लेन हादसे पर आई रिपोर्ट को समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम एक प्लेन के कॉकपिट में पहुंची और पायलट से डेमो के जरिए रिपोर्ट को आसान भाषा में समझने की कोशिश की और ये जाना कि क्या आसानी से फ्यूल कंट्रोल स्विच को ऑफ किया जा सकता है। सर, क्या होते हैं ये स्विचेस जो हम देख पा रहे हैं और क्या टेक ऑफ के पहले, मतलब कि जब हम ग्राउंड पे खड़े हैं वो कहाँ पे होनी चाहिए पोजीशन और उनके बाद में कैसे चेंज होती है? ये मैं आपको दिखा दूं, ये एयरबस 320 का कॉकपिट है। बोइंग का कॉकपिट भी ऐसे सिमिलर होता है। एयरबस में ये इनको हम मास्टर स्विच बोलते हैं, मास्टर स्विच 1, मास्टर स्विच 2। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इंजन नंबर 1, इंजन नंबर 2। यही वो स्विचेस हैं जिनकी बात हो रही है कि ये ऑफ या ऑन इनकी जगह? जी बिल्कुल। और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये ऑन है। अगर हम इसको पीछे पुश भी करना चाहें तो अपने आप ऑफ नहीं होंगे। ये पुश नहीं होंगे अगर मैं इसको ऐसे देखूं। जी ऐसे नहीं है कि कोई मेरा कोई लीवर के पास से हाथ लग गया या फिर ट्यूब हो गया तो अपने आप नहीं। ये इसमें सेफ्टी गार्डेड होते हैं। I think I can feel a spring in this spring. यस, तो ये सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। बोइंग में भी ऐसे ही होता है, सिमिलर सेफ्टी। ये बिना पुश किए ऐसे पीछे आता है। ये ऊपर ऑफ है या ऑन है? ऊपर ये ऑन है और यहाँ पर हम अगर समझने की कोशिश करें उसको सिमुलेट करने की कि वहां पर ये ऑन होंगे और फ्लाइट उड़े। पहली बात तो बगैर ऑन किए तो इंजन ही नहीं स्टार्ट होंगे। तो टेक ऑफ के समय एयरक्राफ्ट पूरा कंप्लीट थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा था, अन्यथा वो 180 नॉटिकल माइल्स की स्पीड पे पहुंच ही नहीं पाया। डिजायर्ड स्पीड। जी। बीच में पायलट का कन्वर्सेशन हुआ है कि क्योंकि दूसरे पायलट मॉनिटर ने देखा कि ये स्विच ऑफ है, तो ये ऑब्वियसली किसी ने इंटेंशनली ऑफ किए जा सकते हैं या फिर मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आसमानी आफत ने जमकर कोहराम मचाया। बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुसीबत बढ़ा दी। कुपवाड़ा में आई तस्वीरें डराने वाली हैं। तेज हवा चली और देखिए कैसे छत जमीन पर गिरी। लोग देखते रह गए और छत ने सड़क का नक्शा ही बदल दिया। ये एक छत नहीं है जो गिरी हो, ऐसी तमाम टिन की छतें हैं जो आंधी में उखड़ गईं। जहां छत गिरी उसके बगल वाली छत उससे कुछ देर पहले ही गिरी थी, जिससे नीचे खड़ी कार का कचूमर निकल गया। कुपवाड़ा के अलग अलग इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें आईं। कहीं बिजली के खंभे गिर गए, कहीं सालों पुराने पेड़ उखड़ गए। बिजली के खंभे और तारों के क्षतिग्रस्त होने से पूरे इलाके में बत्ती गुल हो गई। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। कर्नाटक के विजयपुरा में 53 करोड़ से ज्यादा की बैंक डकैती मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस चोरी का मास्टरमाइंड बैंक का ही मैनेजर निकला। ज्वेलरी इतनी जिससे नई ज्वेलरी शॉप खुल जाए, 500-500 के नोट इतने की गिनते गिनते सांस फूल जाए। यहां से वहां तक ज्वेलरी और नोट की गड्डियां ही नजर आ रही हैं। यह पूरा खजाना केनरा बैंक से चोरी हुआ था, जिसे विजयपुरा पुलिस ने बरामद किया। साथ में बरामद किए हैं वारदात में इस्तेमाल किए गए ढेर सारे हथियार। 25 मई को कर्नाटक के मलगुडी गांव के केनरा बैंक में 53 करोड़ से ज्यादा की डकैती हुई थी, जिसे बैंक के पूर्व मैनेजर ने ही अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था। इसके लिए पूर्व मैनेजर ने ट्रांसफर से पहले ही केनरा ब्रांच की डुप्लीकेट चाबियां बनवाई। 9 मई को उस मैनेजर का दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो गया था। उसके ठीक 16 दिन बाद यानी 25 मई को उसने साथियों के साथ बैंक लूट लिया। हालांकि पुलिस को अभी तक सिर्फ 39 करोड़ रुपए ही रिकवर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अमरोहा में कांवड़ियों के एक ग्रुप ने ढाबे पर हंगामा कर दिया। काफी देर तक चली कहासुनी के बाद कांवड़ियों ने फोन कर पुलिस को बुलाया और ढाबे को बंद करवा दिया। टेस्ट हो सकता है इसका? विवाद धोखे से अंडे की तरी खिलाने को लेकर हुआ। ये यही रहने दो, लेके मत जाओ इसे। हंगामा कर रहे कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि ढाबे वाले ने उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। पंडित जी के ढाबे पर पहुंचे ये, इन्होंने 3 घंटे खाने में वेस्ट किए। इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिला करके हमें खिलाई, हमारी कमर खंडित हो गई। लेकिन कांवड़ियों के आरोपों को ढाबे वाले मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों पक्षों में काफी देर तक नोकझोंक हुई। भैया जी क्या कह रहे हैं आप? 1 मिनट, अंडे की तरी है नहीं है। वो अंकल जी, मैं पूरा श्योर हूँ। ढाबा पक्ष के लोग, कुछ लोग अंडे की ग्रेवी होने से इनकार कर रहे थे तो कुछ लोग गलती होने का हवाला देकर मामले को शांत कराने में जुटे थे, लेकिन कांवड़िये कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस अमरोहा के गजरौला में खयालीपुर ढाल स्थित ढाबे पर पहुंची और सबसे पहले कांवड़ियों को खिलाए गए छोले को देखा और दोनों पक्षों से बातचीत की।
ले जा रहे थे। इस दौरान कांवड़ियों को लगा कि पुलिस मदद नहीं करेगी तो वो छोले के बर्तन लेकर वहां से भागने लगे। हमने खाना खा लिया। ना देखो मिलाई मिली भी। अरे रुको चलो अपना हो जाएगा, हम करा लेंगे। पुलिस से तुरंत मदद नहीं मिलने पर कांवड़ियों का आक्रोश और बढ़ गया। इन्होंने कहा था हमारे ये भगवा देख के बिना शुद्ध शाकाहारी मिलता है यहाँ पर। इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिलाई और वो हमें खिलाई। कांवड़िए अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे। माहौल और खराब न हो इसका ध्यान रखते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और तुरंत फूड सेफ्टी विभाग को मौके पर बुलाया। शुरुआती जांच के बाद फूड सेफ्टी विभाग ने ढाबे को बंद करवा दिया और ग्रेवी की जांच के बाद आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया है। हिमाचल प्रदेश का मंडी लैंडस्लाइड की मार से बेहाल है। बीच सड़क देखते ही देखते पहाड़ों से बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। रात की बात यह रही कि इस दौरान रास्ते पर आवाजाही रोक दी गई थी। अचानक पहाड़ से आफत सड़क पर पसर गई। सोचिए अगर कोई गाड़ी इसके नीचे आ जाती तो क्या होता। मुसीबत के इन पत्थरों को देखकर लोगों की आत्मा कांप उठी। ये कोई आम सड़क नहीं बल्कि NH21 है। रास्ता मनाली से चंडीगढ़ आने और जाने का है। बस चंद सेकंड में रास्ते पर पहाड़ी पत्थरों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। रास्ता पूरी तरह से बंद है और प्रशासन अब इसे खोलने में जुटा है। आफत के बीच पहाड़ पर जीवन कितना मुसीबत से भरा हुआ है उसकी एक तस्वीर ये भी है। दूल्हे राजा की बारात कार से आनी थी लेकिन सड़क बंद होने से पैदल ही दूल्हे को पथरीली सड़क पार करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा दी। मध्य प्रदेश में इतना पानी बरसा कि सड़कें दरिया बन गई और अंडरपास पानी से भर गए। हालांकि पानी से भरे अंडरपास को भी कुछ लोगों ने पार करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक यात्री बस खजुराहो के रेलवे अंडरब्रिज के नीचे फंस गई। बस के अंदर पानी भर गया। इसके बाद बस में बैठे यात्रियों की जान पर आफत आ गई। इसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ। बस में फंसे यात्रियों को निकालकर बाहर लाया गया। बस में कई महिला यात्री भी सवार थीं, जिन्हें अंडरपास से निकालकर बाहर लाया गया। क्योंकि बस में लगातार पानी भर रहा था इसलिए यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोग देवदूत बनकर आगे आए और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक पिता बाहुबली बन गया। पानी से भरे पुल को पार कराने के लिए एक पिता ने अपने बेटी की स्कूटी कंधे पर उठा ली और भारी भरकम स्कूटी को कंधे पर उठाकर पुल पार करने लगा, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो में दिखा कि एक पिता पहले अपनी बेटी की स्कूटी को कंधे पर उठाकर उपनाया पुल पार करता है और फिर बेटी का हाथ पकड़कर पुल के दूसरे किनारे पर ले जाता है। बताया गया कि छात्रा स्कूल से लौट रही थी लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो उपनाये पुल को पार नहीं कर पा रही थी। जैसे ही पिता को इसकी जानकारी मिली वो तुरंत मौके पर पहुंचे और बेटी की स्कूटी को कंधे पर उठाकर पुल पार कराया। ये वीडियो निवाड़ी के चंदावनी गांव का है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एबीपी न्यूज सिर्फ आप तक खबरों को नहीं पहुंचाता बल्कि हम खबरों को मुकाम तक भी पहुंचाते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे जाबाज रिपोर्टर लीलाधर जाटव की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बाढ़ में फंसे एक बच्चे की जान बचाई। दरअसल हुआ यूं कि मूसलाधार बारिश के बाद मध्य प्रदेश के कटनी जिले में यह बच्चा बरसाती नाले में फंस गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे डरा सहमा बच्चा एक दीवार पर खड़ा है। चारों तरफ पानी का तेज बहाव है। बताया जा रहा है कि बच्चा करीब 1.5 घंटे तक फंसा रहा, लेकिन जब बाढ़ की रिपोर्टिंग करने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर लीलाधर जाटव पहुंचे तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्चे को उफनाए नाले से बाहर निकाल लिया। एकदम से पानी भर के निकाल नहीं पा रहे थे क्या? बड़ी बात यह है कि जहां ये बच्चा फंसा था वहां कई लोग मौजूद थे। तमाम लोग बच्चे को दूर से देख तो रहे थे लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन एबीपी न्यूज रिपोर्टर लीलाधर जाटव ने कैमरा माइक छोड़ सबसे पहले इंसानियत का फर्ज अदा किया। बाढ़ बारिश ने अब तक आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा रखा है, लेकिन अब भगवान राम की कर्मभूमि चित्रकूट में भी भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद ऐसी बाढ़ आई कि नदी किनारे बने सैकड़ों घर एक मंजिल तक बाढ़ में डूब गए हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि रात में अचानक मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा और सुबह तक मंदाकिनी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि बाढ़ में मकान, दुकान और मंदिर पूरी तरह से डूबे नजर आए। कई घरों के बाहर लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी थी जो पूरी तरह से जल समाधि ले चुकी थी। बिल्कुल अचानक रात्रि आधी रात में ही बाढ़ आ गई है। लोग सोते रह गए, कुछ यात्री भी थे जो सोते रह गए। गाड़ियां उनकी खड़ी थी, कुछ पार्किंग में खड़ी थी, कुछ रोड में खड़ी थी, सब की सब डूब गई हैं। क्योंकि रात होने की वजह से लोग अपने घरों से निकलकर भाग नहीं पाए, इसलिए स्थानीय लोगों ने पानी बढ़ने पर तुरंत छत पर भागकर अपनी जान बचाई।
अगर ये लोग छत पर नहीं भागते तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा था और छत पर जाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए लोगों ने रेस्क्यू टीम के आने का छत पर रहकर इंतजार किया। सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। बाढ़ में फंसे श्रद्धालुओं को होटल से निकाला गया और फिर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। होटलों में जा चुका है, कई यात्री अभी होटलों के अंदर है, तो उनको धीरे धीरे नाव वाले निकाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कल तक जहां पर गाड़ियां दौड़ रही थी, अब वहां नाव चल रही हैं और इसी से बाढ़ की विनाश लीला का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रशासन का अनुमान है कि मंदाकिनी का जलस्तर अभी और बढ़ेगा। वहीं खतरे को देखते हुए आसपास रहने वाले लोग अपनी दुकान और मकान खाली कर रहे हैं। उधर राजस्थान के बीकानेर में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, रेल की पटरियां पानी में डूब गईं और वहां का नजारा देखकर ऐसा लगा मानो रेलवे ट्रैक नदी के ऊपर बनाया गया हो। क्योंकि जब ट्रेन वहां से गुजरी तो पूरे रेलवे ट्रैक पर पानी भरा था। रेलवे ट्रैक के पास ही एक पक्की सड़क थी जो पूरी की पूरी पानी में डूबी थी। मूसलाधार आफत के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास पानी से भरी सड़क पर एक युवक स्विमिंग का लुत्फ उठाता दिखा। आपको बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। इसकी वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। उत्तर प्रदेश के मौलाना छांगुर को लेकर हर रोज नई जानकारी सामने आ रही है। एक और एटीएस उसके करतूतों से पर्दा उठा रही है, तो दूसरी तरफ उसके संपर्क में रही महिलाएं, नौकर, उसकी कोठी में काम करने वाले मौलाना छांगुर के रहस्य लोग का पर्दाफाश कर रहे हैं, जिससे यह बात सामने आई है कि धर्मांतरण के लिए मौलाना छांगुर कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। प्रोजेक्ट इस कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था। मिट्टी पलटना ये वर्ड था, काजल करना, दर्शन, इन शब्दों का इस्तेमाल मौलाना छांगुर धर्मांतरण का पूरा खेल चलाता था। ये कोडवर्ड ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और इन्हीं कोडवर्डों से उसका धंधा चलता था। एटीएस को मिले ऑडियो क्लिप से मौलाना छांगुर के कोडवर्ड का खुलासा हुआ, जिसे एटीएस ने डिकोड कर लिया। धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडवर्ड प्रोजेक्ट का मतलब था लड़कियां, मिट्टी पलटना यानी धर्मांतरण कराना, काजल करना यानी मानसिक रूप से प्रभावित करना, और दर्शन मतलब धर्मांतरण के लिए जो आते हैं उनको छांगुर से मिलवाना। छांगुर के चंगुल से निकलकर यूपी के प्रमुख सचिव से मिलने पहुंची एक पीड़ित महिला ने भी इसको लेकर बड़ा खुलासा किया। छांगुर बाबा से मैं वर्ष 2019 में मिली थी। नीतू नसरीन की दोस्त है उम्मी रकीबा, उसके द्वारा मेरी मुलाकात हुई थी और मेरे पास जो बंदा आया था इसने अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात में पीड़ित महिला ने बताया कि मौलाना छांगुर के लोग हिंदू बनकर महिलाओं को टारगेट करते हैं। धर्मांतरण के बाद बेहतर जीवन का सपना दिखाया जाता था, आर्थिक लालच दिया जाता था, विदेश में नौकरी और स्कॉलरशिप देने के भी दावे किए जाते थे। यही नहीं, अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो बदनाम करने की धमकी भी दी जाती थी। महिला ने यूपी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को बताया कि छांगुर गैंग के चंगुल में कई महिलाएं फंसी हुई हैं। आज का धर्मांतरण का खेल नहीं चल रहा है, ये बहुत 40 साल पुराना खेल चल रहा है और इसमें बहुत से लोग अभी निकल के सामने आएंगे। सिर्फ पीड़ित महिला ही नहीं, मौलाना छांगुर के नौकर ने भी बताया कि ध्वस्त धर्मांतरण वाली कोठी में उसने क्या क्या देखा था। छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए, उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। छांगुर के घर में झाड़ू पोछा करने वाला संचित उसके बहकावे में नहीं आया। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। इस धमकी के बाद संचित छांगुर की कोठी से निकलकर फरार हो गया और इसकी जानकारी पुलिस को भी दी। एटीएस की पूछताछ में बाबा छांगुर के नेटवर्क को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मौलाना छांगुर ईसाई मिशनरियों के संपर्क में था और इसका धर्मांतरण गैंग नेपाल से सटे संवेदनशील 7 जिलों में सक्रिय था। मिशनरी के लोगों को पैसे देकर छांगुर का गैंग जानकारी जुटाता था और चिन्हित परिवारों को आर्थिक मदद का लालच देकर धर्मांतरण के लिए दबाव डालता था। छांगुर के इस काम को करने के लिए नीतू उर्फ नसरीन का पति प्रशासन पुलिस मैनेज करता था। एटीएस के खुलासे के अलावा ठेकेदार वसीउद्दीन चौधरी ने भी छांगुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी के बलरामपुर में छांगुर के जिस आलीशान कोठी को गिराया गया, उसे बनाने वाले ठेकेदार ने आरोप लगाया कि मौलाना छांगुर उसके मजदूरों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। हम छांगुर बाबा से पूछे क्या तरीका है बाबा, आप काम कराने के लिए आदमी रखे हो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए बुलाते हो?
तो उन्होंने कहा तुमको क्या तकलीफ है। ठेकेदार ने बताया कि छांगुर ने उसके सामने 20,000 लोगों के धर्मांतरण का दावा किया था। ये नागपुर, मुंबई में सबसे ज़्यादा बताता है, आजमगढ़ और औरैया, नोएडा, सहारनपुर, तमिलनाडु। इसी को लेकर छांगुर और कोठी बनाने वाले ठेकेदार के बीच विवाद हो गया, लेकिन अपने प्रभाव की वजह से छांगुर ने ठेकेदार को न सिर्फ जेल भिजवा दिया, बल्कि आरोप है कि उसके रिश्तेदार की हत्या भी करा दी। छांगुर के धर्मांतरण गैंग को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसे आ रहे थे। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक भैंस छत पर चढ़ गई। उसे नीचे उतारने में ग्रामीणों के पसीने छूट गए। भारी बरसात से नीचे कीचड़ जमा हुआ है, जिससे परेशान भैंस ने बचने के लिए छत पर डेरा डाल लिया। भैंस ऊपर तो चढ़ गई, अब नीचे कैसे उतरे, बड़ा सवाल था। जिसने भैंस को देखा वो देखता ही रह गया। ग्रामीणों ने भैंस को उतारने के लिए तमाम कोशिशें की। थक हार कर क्रेन बुलाई गई। पहले क्रेन को भैंस के शरीर से बांधा गया और आखिरकार क्रेन पर लटकाकर भैंस को नीचे उतारा गया। भैंस जैसे ही जमीन पर उतरी, हर किसी ने राहत की सांस ली। कर्नाटक के रायचूर से चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर बाइक से जा रहे पति पत्नी सेल्फी लेने के लिए गुरजापुर ब्रिज पर रुके। इस दौरान आरोप है कि पत्नी ने पति को नदी में धक्का दे दिया। हालांकि युवक नदी में गिरा तो वो किसी तरह तैरकर एक चट्टान तक पहुंचने में सफल रहा और वहां पहुंचकर उसने मदद के लिए गुहार लगाई। युवक की आवाज पर स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए, तो वहीं ब्रिज पर मौजूद युवक की पत्नी ने सफाई दी कि उसने धक्का नहीं दिया और उसका पति फिसलकर नदी में गिरा, जबकि नदी की धारा के बीच चट्टान पर मौजूद युवक ने अपनी पत्नी पर धक्का देने के आरोप लगाए। वहीं स्थानीय लोगों ने रस्सी के जरिए युवक को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि घटना 2 दिन पहले की है। हालांकि अभी तक पति पत्नी की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दंपति को पूछताछ के लिए बुलाया है। भारत के पड़ोसी देश चीन में बाढ़ बारिश से हालात भयंकर हो गए हैं। चीन के फुजियान प्रांत में स्थित जियामेन शहर में 320 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर सैलाब आया और अपने साथ कई गाड़ियों को बहा कर ले गया। और चीन के जियामेन शहर में बारिश ने कोहराम मचा दिया। तेज बारिश के बाद एक ओवरब्रिज से तो इतना पानी गिरने लगा जैसे कोई झरना बह रहा हो। ओवरब्रिज के नीचे पानी ही पानी था। उफनाए रास्तों के बीच कई गाड़ियां निकल रही थी, लेकिन इसी दौरान सफेद रंग की एक कार पानी में तैरती नजर आई। उफनाए रास्ते को पार करने के चक्कर में कार का यह हाल हुआ था। कार पानी में बहने लगी और फिर आगे की ओर जाकर धंस गई। पास ही में कई और गाड़ियां भी थी जो सैलाब में फंसी नजर आई। उधर सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका भी बाढ़ और बारिश से लाचार हो गया है। अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य में भी बारिश की शक्ल में आसमान से आफत बरसी और बारिश की बूंदों की शक्ल में ऐसी आफत बरसी कि मिसिसिपी नदी के किनारे बसे आयोवा राज्य के डेवनपोर्ट शहर में सड़कों से पानी दरिया की शक्ल में बहने लगा। एक जगह तो पानी इतना जमा हो गया कि कार आधे से ज्यादा पानी में डूब गई। कार ड्राइवर कार को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नाकाम रहा। डेवनपोर्ट में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके बाद वहां आपात स्थिति लागू कर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद बिहार में अपराधियों ने एक बार फिर से कोहराम मचा दिया। पटना में शुक्रवार रात एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, तो हाजीपुर में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की। व्यापारियों के साथ हुई इन 2 घटनाओं से बिहार में एक बार फिर से दहशत है, क्योंकि गोपाल खेमका हत्याकांड का मुद्दा भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पटना में तृष्णा मार्ट के मालिक विक्रम झा को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरा है हम उनको खंगाल रहे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि कारोबारी विक्रम झा की हत्या किस इरादे से की गई।
वहीं बिहार के ही हाजीपुर में एक दुकानदार को भी निशाना बनाया गया। यहाँ 5-6 बदमाश आए और बंदूक दिखाकर 20 लाख रुपए के गहने लूट ले गए। इसमें हम लोगों ने एक विशेष टीम बनाया है, DIU की टीम भी लगी है और जल्दी हम लोग इसे डिटेक्ट कर लेंगे। तो इससे हम लोग का क्लू अभी आया है। कारोबारियों के साथ हुई इन घटनाओं ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस बीच बिहार के नालंदा से भी बड़ी खबर है। जमीनी विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई। मृतक महिला सुशीला देवी PMCH में नर्स थी। परिवार के मुताबिक 4 बीघा जमीन को लेकर विवाद था और सुशीला देवी जब अपने खेत पर गईं तो घात लगाकर किसी ने उनके सिर पर गोली मार दी। जमीन का विवाद रिश्तेदारों से ही चल रहा था। तो बिहार की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है और नालंदा में भी एक मर्डर अब हो गया है। मृतक महिला सुशीला देवी की गोली मारकर हत्या की गई है। दिल्ली के सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में 2 लोगों की जान गई है जबकि 6 से ज्यादा लोग मलबे से सुरक्षित बाहर निकाले गए। उनका इलाज चल रहा है। रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। हादसा सुबह करीब 6:30 बजे के करीब बताया जा रहा है। अचानक भरभरा कर 4 मंजिला इमारत गिर गई जिसमें फंस गई 10 से ज्यादा जिंदगियां। हालांकि कुछ ही देर में राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद लगातार यहां पर दिल्ली फायर सर्विस के जो अधिकारी हैं, सामने आपको NDRF की जो टीमें हैं वो भी आपको यहां पर मौके पर राहत बचाव का काम करती हुई इन तस्वीरों में नजर आएंगी। दंगलियों में राहत बचाव काम मुश्किल हो रहा था, लेकिन बिना पल गंवाए राहत बचाव टीमों ने मलबे से जिंदगियों को बाहर निकाला। रेस्क्यू करके जो आ रही है वो तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से जो जनता कॉलोनी में जो बिल्डिंग 4 मंजिला जो बिल्डिंग गिरी थी उसमें तमाम सारे जो लोग हैं वो फंसे हुए थे। लगातार लोगों को बाहर निकालने का जो सिलसिला है वो किया जा रहा है। मकान करीब 15 साल पुराना था। ऐसे में परिजन मकान गिरने के पीछे दिल्ली में आए भूकंप को लेकर आशंका जता रहे हैं। मकान तो सही था, लेकिन वो भूकंप का झटका है बता रहे हैं, तो शायद उससे हो गया होगी। भूकंप के झटके से कोने का मकान था ना, ये L साइड था। हाँ जी। हादसे पर CM रेखा गुप्ता ने जांच के आदेश दिए हैं और DM से पूरी रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली इमारत हादसे को लेकर बुरी खबर आ रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ गई। इमारत हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी थी। अभी तक आंकड़ा ये 2 का था, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू बढ़ रहा है मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। अब ये संख्या 2 से 6 हो गई है। तो इमारत हादसा जो हुआ है, मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 6 पहुंच गया है। सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के नए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने उनके बयान को संविधान का अपमान बताया तो UBT ने भी बयान पर आपत्ति जताई है। बयान भी कुछ ऐसा था जिसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। हिंदू राष्ट्र आहे, कशाला आपल्याला विचार करायची गरज आहे? आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये अगर आम्ही हिंदूंची बाजू नाही घेणार तर मग काय उर्दूवाल्यांची घेणार? आम्ही त्यांच्या हिताचं बोलणार। हिंदू मुस्लिम वाला बयान आया तो कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाला और धर्म विशेष को टारगेट करने के आरोप लगाए कि राज्य के मंत्री है, वो मंत्री इस तरह का वक्तव्य करता है तो एक तरह का संविधान का अपमान है। सरकार के माध्यम से जिस तरह से किसी धर्म को टारगेट किया जाता है ये बात बराबर नहीं। शिवसेना उद्धव गुट पे नीतीश पर हमलावर है। क्या हो गया है कि मंत्री हो, आमदार हो, विधायक हो, सत्ते में रहने वाले को सब छूट है। वहीं भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने हिंदी की वकालत की। हम अंग्रेजी को मॉडर्न कहकर अपना सकते हैं तो हिंदी को अपनाने में शर्म कैसी? उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी बाबाओं के खिलाफ जबरदस्त अभियान चल रहा है। कल से अब तक 35 ढोंगी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जबकि 15 को हिरासत में लिया गया है। हरिद्वार कांवड़ मेले में साधु संतों के वेश में घूम रहे ये ढोंगी आस्था के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। जिले के कई थानों की पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया। जो ऑपरेशन कालनेमी के तहत अपना आवरण को चेंज करके, अपने आइडेंटिटी को छुपा के, धर्म विशेष का चोला पहन के ठगी, बर्गलरी या चोरी जैसी घटनाओं में सम्मिलित होते रहे। ये फर्जी बाबा खासकर महिलाओं और युवाओं को घरेलू समस्या का समाधान बताकर ठगी करते थे। प्रशासन ने जब अभियान चलाया तो इनकी करतूतों का खुलासा हुआ। कोई भी नाम, कोई जाति, कोई संप्रदाय नहीं देखना, जो भी ऐसा व्यक्ति मिलता है उसको जो है जेल में बंद कर दिया जाए। उत्तराखंड में गुरु पूर्णिमा के दिन ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई थी। अनंत अंबानी और राधिका की शादी कई मायनों में ऐतिहासिक रही। इस शादी समारोह में वैश्विक प्रभाव रखने वाले कई नेता, आध्यात्मिक गुरु और देश विदेश की मशहूर हस्तियां शामिल हुई, जिसने भारत की संस्कृति और वैश्विक प्रभाव को प्रतिबिंबित किया। इस शादी समारोह में अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला।
हमारे स्थानीय कारीगरों की क्षमता और योग्यता को पूरी दुनिया ने देखा और सराहा। साथ ही परोपकारी प्रयासों और सामुदायिक भंडारा जैसी पहल ने धर्मार्थ मूल्यों को भी स्थापित किया। और अब बात करते हैं धर्म नगरी हरिद्वार की। हरिद्वार में एक बार फिर कांवड़िया और पुलिसकर्मी आमने सामने आ गए। मामला हरिद्वार के सिंहद्वार का बताया जा रहा है। यहां पर कुछ कांवड़िये कांवड़ पटरी छोड़कर हाईवे पर आने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने रोका। जो कांवड़िये पुलिस से भिड़ गए। हाईवे पर काफी देर तक पुलिसकर्मियों और कांवड़ियों के बीच बहस नोकझोंक चलती रही। वहीं हाईवे पर आए कांवड़ियों को हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को पकड़कर उसे कई लाठी मारी। स्थिति को संभालने के लिए आरएएफ की भी मदद लेनी पड़ी। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है और बिहार की सियासत से लेकर बड़ी खबर है। पटना में महागठबंधन की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। तेजस्वी के आवास पर बीते 5 घंटे से ये बैठक चल रही थी। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू हो गई है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां सियासी दलों की तेज हो गई हैं। आज पटना में महागठबंधन की बैठक थी। तेजस्वी के आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी। 5 घंटे के बाद यह बैठक खत्म हो गई है। उन्होंने कहा है तेजस्वी ने कि सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू हो गई है। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में खनन परमिट रद्द होने के विरोध में सैकड़ों मजदूर सड़क पर उतर आए और पैन अमेरिकन हाईवे के कई हिस्सों को जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने हाईवे को खुलवाने की कोशिश की तो मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। झड़प से पैन अमेरिकन हाईवे के आसपास काला धुआं उठता दिखाई दिया, तो वहीं धुएं के बीच मौजूद दर्जनों लोग सुरक्षा कर्मियों पर पथराव करते दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।
पुलिस के साथ मजदूरों की झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दरअसल जून में पेरू सरकार ने 50,000 से ज्यादा खनन मजदूरों को अस्थायी खनन कार्यक्रम से बाहर कर दिया, जिसके बाद से पेरू के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शांति बहाली की कोशिशों के बीच रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी जंग का दायरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुक्रवार को दोनों देशों ने एक दूसरे के हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें दिखाई दिया कि हवा में उड़ते ड्रोन ने जैसे ही जमीन को हिट किया, जोरदार धमाका हुआ और आसमान धुएं से भर गया। एक दूसरी तस्वीर में एक ड्रोन फैक्ट्री के अंदर दाखिल होता दिखा, जिसके फैक्ट्री में दाखिल होते ही जोरदार धमाका हुआ। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि पिछले एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सैन्य ठिकानों पर किंजल मिसाइल और ड्रोन से सटीक हमले किए, जबकि यूक्रेन की ओर से भेजे गए 2000 से ज्यादा ड्रोन को भी मार गिराया। रूस ने सूमी, खारकोव, निप्रापेट्रोव्स्क और डोनेत्स्क की 7 बस्तियों पर नियंत्रण हासिल करने का भी दावा किया। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के लुकोवित्सी एविएशन प्लांट पर सटीक हमला करके उसे बर्बाद कर दिया। और बिहार की कानून व्यवस्था से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। नालंदा में एक और मर्डर हुआ है। जनता दरबार से लौट रहे युवक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवक को घेर कर गोली मार दी। थाना परिसर में जनता दरबार में युवक गया था और थाना परिसर से जब वो बाहर निकला, घर लौट रहा था, तभी उसे घेर कर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बिहार के नालंदा में आज की दूसरी बड़ी खबर है। एक महिला की भी हत्या हुई थी और अब एक और मर्डर की वारदात सामने आ गई है। जैसे जैसे देश के लाल शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी की घड़ी नजदीक आ रही है, उनके और उनके एक्सियोम मिशन से जुड़ी नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। स्पेस ड्रैगन ग्रेस पर सवार होकर शुभांशु और उनकी टीम धरती की यात्रा शुरू करेगी। 2 दिन बाद यानी सोमवार को आईएसएस के हार्मोनी मॉड्यूल के सामने वाले पोर्ट से ड्रैगन अनडॉक होगा, जो कैलिफोर्निया के तट पर उतरेगा। शुभांशु की टीम की वापसी के 3 चरण हैं। पहला, हैच बंद करना, यानी जब आईएसएस से निकलकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सभी चालक सवार होंगे और दोनों दरवाजे बंद होंगे। भारतीय समय के मुताबिक सोमवार दोपहर 2 बजे हैच बंद करने की प्रक्रिया शुरू होगी और 2:25 पर दरवाजे बंद होंगे। दूसरा, अनडॉकिंग, आईएसएस से अलग होकर धरती का रुख करेगा ड्रैगन। शाम 4:15 पर यानी करीब 2 घंटे बाद अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तीसरा, स्प्लैश डाउन, समंदर में ड्रैगन की लैंडिंग होगी। मंगलवार सुबह करीब 17 घंटे की यात्रा करके शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट समंदर में लैंड करेगा। शुभांशु की वापसी की हर तस्वीर, हर वीडियो, पूरी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार होगी। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।